मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब दोपहर के वक्त संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और तभी घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोर्ट परिसर में अचानक गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच गोली लगने से बदमाश संजीव जीवा और एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायल हालत में जीवा को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। लेकिन इलाज के दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। और इसके बाद लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या करने वाले एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले विजय यादव के तौर पर बताई गई और आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इससे पहले कि बदमाश विजय यादव फरार हो पाता, वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे पकड़े दिखाई दिए। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का कहना है कि हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर के अंदर घुस के अपराधी को मार देता है। फिलहाल पुलिस ने विजय यादव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी और उससे ये पता लगाने में जुटी है कि संजीव जीवा को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शूटर संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का दोषी था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा 90 के दशक में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने उसी दवाखाने के मालिक को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो कई गैंग में रहा, लेकिन बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में नाम सामने आने के बाद जीवा अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसे इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें 17 में वो बरी हो चुका था। इन्हीं जीवा ने गैंग भी बना रखा था, जिसे वो जेल से ऑपरेट करता था। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ की जिला अदालत में मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास हथियार जुटाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के लिए नए और आधुनिक हथियारों का इंतजाम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को आधुनिक हथियारों का शौक था और उसके इस शौक को पूरा करने में उसकी मदद संजीव जीवा करता था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा गिरोह चलाता था, जिसमें करीब 35 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनके जरिए वो मुख्तार समेत कई लोगों को हथियारों की सप्लाई किया करता था। माना जाता है कि इसी वजह से वो मुख्तार के करीबी लोगों में एक बन गया। लेकिन लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से जीवा को मारने के लिए गोलीबारी हुई, उससे वहां के कई वकील भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सुरक्षा में चूक की वजह से ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा पर फायरिंग हुई। और इसी मुद्दे पर गुस्साए कई वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से ही घटना हुई। हालांकि जैसे ही वकीलों के धरने की खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, वो तुरंत कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को न सिर्फ समझाया, बल्कि उन्हें सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। इस बीच लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस गोलीबारी पर सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि यूपी में हत्या की वारदात उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो। अखिलेश यादव के इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। क्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा देगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ की कोर्ट में फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुगल शासक औरंगजेब पर अहमदनगर से शुरू हुआ बवाल कोल्हापुर तक पहुंच गया। कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह बवाल अहमदनगर से शुरू हुआ था, जहां औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद इस मुद्दे पर कोल्हापुर में हंगामा शुरू हो गया, जहां औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया।
और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ यह बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। इधर गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो मुस्लिम धर्म अपना चुके लड़कों की मदद से दूसरे हिंदू लड़कों पर नजर रखता था। सूत्रों का कहना है कि धर्मांतरण के लिए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाबालिग लड़कों पर ही होती थी, ताकि वो उन्हें आसानी से गेमिंग ऐप के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगला सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो इस्लाम अपना चुके नाबालिग लड़कों के जरिए ही दूसरे लड़कों पर नजर रखता था। मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव रखने वाले नाबालिग लड़के क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी बद्दो के पास होती थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बद्दो किसी भी लड़के से सीधे संपर्क में नहीं था। वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था, जो हरियाणा के फरीदाबाद और चंडीगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप से धर्मांतरण का ये सारा खेल बद्दो के ही इशारे पर चल रहा था और इसीलिए जांच एजेंसियों की नजर शाहनवाज और बद्दो की कॉल डिटेल पर है। पुलिस के हाथ उसका मोबाइल नंबर लग चुका है। आरोप है कि बद्दो पिछले 2.5 साल से फर्जी आईडी और ग्रुप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण करवा रहा था। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण के इस खेल का भांडा फूटा, वो मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया। हालांकि बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे में है। जांच के दौरान पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिला है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो ने शुरू से ही एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू नाबालिग लड़कों का उस पर भरोसा बन सके। फिलहाल पुलिस बद्दो के मोबाइल नंबर की जांच में जुटी है। मोबाइल नंबर से गेमिंग ऐप पर बने फर्जी ग्रुप को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस फोन कॉल की डिटेल से धर्मांतरण गैंग के दूसरे लोगों तक पहुंचने में भी लगी है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की इस साजिश से पर्दा तब उठा जब मध्य प्रदेश एटीएस ने 19 मई को भोपाल की एक कोर्ट में कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर की जानकारी दी और आरोप लगाया कि संगठन के सदस्य इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। एमपी एटीएस के मुताबिक हिजबुत तहरीर से जुड़ा सैयद सामी रिजवी दूसरे धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए धार्मिक आयोजन करता था। आरोप है कि वो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में था। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं का भाषण सुनने के अलावा इस संगठन से जुड़े लोग भगोड़े जाकिर नाइक का भी वीडियो देखा करते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ठीक इसी तरह गाजियाबाद में भी पाकिस्तान के इशारे पर धर्मांतरण की साजिश रची गई। गिरोह के लोग गेमिंग ऐप से हिंदू नाबालिग लड़कों को टारगेट करते थे। आरोप है कि इस गिरोह को भी पाकिस्तान से ही मदद मिलती थी। इधर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मिली। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले उनके पास गुजरात से एक कॉल आई।
और फोन करने वाले उस शख्स ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में करीब 400 लोग ऐसे हैं जिन्हें बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन उस शख्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि मुस्लिम धर्म अपनाने वाले 400 लोग किस धर्म या फिर समुदाय से जुड़े हैं। को गुजरात से कुछ फ़ोन आने चालू हुए जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ है और जिनके तार मुंब्रा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फोन करने वाले उस शख्स ने धर्मांतरण से जुड़े कुछ ऑडियो और मोबाइल नंबर भी शेयर किए जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस इस कॉल को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण गिरोह चलाने वाला शाहनवाज और बद्दो भी महाराष्ट्र के ठाणे का ही रहने वाला है। उधर एक दिन पहले दमोह के शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंके जाने के बाद उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करवा दी। उनका आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल मामले में रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर स्याही उड़ेली थी, जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल मामले में आरोपी होने का झूठा इल्जाम लगाते हुए उन पर हमला किया। कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे। दमोह के DEO SK मिश्रा पर एक दिन पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल को रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था और फिर विरोध के तौर पर उन पर स्याही उड़ेल दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के स्कूल में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किए जाने के मामले में स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज करने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि जांच पूरी होने के बाद दमोह के गंगा जमुना स्कूल के मैनेजमेंट पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हम FIR कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई भी स्कूल बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। इधर धर्म परिवर्तन करने वाली गंगा जमुना स्कूल की 3 टीचरों ने इस मामले में सफाई देते हुए इसे अपना फैसला बताया। इससे पहले आरोप लगाया जा रहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल के दबाव में उनका धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन तीनों टीचरों ने यह दावा किया कि उन्होंने गंगा जमुना स्कूल में नौकरी शुरू करने से कई साल पहले ही अपना धर्म बदल लिया था। ये सब बिल्कुल निराधार है, इसमें किसी की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, स्कूल का दूर दूर तक नाम नहीं है। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति श्रीवास्तव से अश्वा शेख बन गई। वहीं स्कूल की टीचर अनीता यदुवंशी ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम अनीता खान रख लिया। इसके अलावा एक और टीचर प्राची जैन धर्मांतरण के बाद तबस्सुम बानो बन गई। इस मामले में पहले स्कूल प्रिंसिपल पर टीचरों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन टीचरों ने इसमें उनका हाथ होने से इनकार कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बंद होने के बाद उसमें पढ़ने वाले करीब 1200 छात्रों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में कराया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक स्कूल के करीब 1200 छात्रों को अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ गंगा जमुना स्कूल में हिजाब विवाद के बाद शुरू हुई जांच लगातार जारी रहेगी। भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। बच्चों को वैकल्पिक सरकारी स्कूल होंगे या प्राइवेट स्कूल जहाँ बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ उनको व्यवस्था कराएंगे। दमोह के इस स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए हैं, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। उधर बखमुत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमुत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमुत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमुत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद बखमुत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमुत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इधर भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर भी प्रज्ञा ठाकुर एक हिंदू लड़की का मन नहीं बदल पाई। लड़की 30 मई को यूसुफ नाम के लड़के से निकाह करने वाली थी, जिस पर लड़की के परिवार को ऐतराज था। इसलिए परिवार ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मामले में मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को समझाया और अपने साथ उसे द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी।
लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम के लड़के ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, इसलिए द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसका मन नहीं बदला और उसने उस मुस्लिम लड़के यूसुफ से निकाह कर लिया। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हुए रो पड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो उनका गला भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की बहुत याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल स्कूल के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी से जेल में बंद हैं। उधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि टीटीपी के साथ तभी बातचीत होगी जब उसके लड़ाके पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह पर टीटीपी के साथ संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने समझौते की कुछ शर्तें तोड़ दी, जिसके कारण संघर्ष विराम भी खत्म हो गया। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत से पीछे हटने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से टीटीपी के हमले और तेज होंगे। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां के सुरक्षा बल के 6 जवानों को मारने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने घात लगाकर 2 हमले किए, जिनमें पहला हमला पेशावर में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। दावा है कि पेशावर में किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 6 जवानों की मौत हो गई। पेशावर में हमले के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के ही डेरा इस्माइल खान जिले में भी पाकिस्तान की फौज के काफिले पर हमला करने का दावा किया, जिसमें 3 गाड़ियों और 1 टैंक को निशाना बनाया गया। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इधर पश्चिम बंगाल में नगर निगम में नौकरी घोटाले के मामले में सीबीआई ने राज्य में कई इलाकों में छापेमारी की। मामला नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसमें रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने यह छापेमारी की। आरोप है कि नगर निकाय में कर्मचारियों की नियुक्ति में धांधली हुई थी और रिश्वत ली गई थी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दक्षिण दमदम, बैरकपुर, शांतिपुर, टीटागढ़ और कांचरापाड़ा समेत 14 नगर पालिकाओं में छापा मारा और कई ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने कोलकाता से लगे सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग के दफ्तर पर भी छापा मारा। इस मामले में अयनशील नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था और उसके पास से नौकरी घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी। उधर ओडिशा के बालासोर से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब मुर्दा घर से एक पिता अपने जिंदा बेटे को निकाल कर ले गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हेलाराम मलिक के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने अपने घायल बेटे से फोन पर बात की थी, जिसके बाद वो हावड़ा से एम्बुलेंस के जरिए बालासोर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर हेलाराम मलिक को उनका बेटा कहीं नहीं मिला। उनके मुताबिक उन्होंने बालासोर के सभी अस्पताल छान मारे और आखिरकार उन्होंने मुर्दा घर में जाकर अपने बेटे की तलाश की, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शवों के बीच में उनका बेटा जिंदा है। वहाँ तो भालो छिलो तखन वहाँ देखिए जानाबार चेष्टा करছে যে আমি আছি। इसके बाद हेलाराम मलिक अपने बेटे को बालासोर से कोलकाता ले गए, जहां अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इधर रेलवे सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान 40 लोगों की जान करंट लगने की वजह से गई थी। 2 जून को हुए इस भीषण हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच रेलवे के सूत्रों का कहना है कि बालासोर ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से हुई, क्योंकि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ था जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे सामने से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए थे। और रेलवे सूत्रों का कहना है कि टक्कर लगने के बाद बिजली का तार टूटकर डिब्बों पर गिरा, जिससे वहां करंट फैल गया था। हादसे के बाद सैकड़ों शव पटरियों और डिब्बों में बिखरे मिले। इनमें कई शवों पर चोट के निशान नहीं थे। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। इस बीच एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि एनडीआरएफ के कुछ जवानों को पानी खून जैसा लग रहा है, जबकि कुछ को भूख ही नहीं लग रही। यानी हादसे की वजह से एनडीआरएफ के कुछ जवानों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 2 जून को बालासोर में हुए इस भयानक हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को निकालने के लिए अपनी जान झोंक दी, लेकिन अब एनडीआरएफ के सूत्रों का कहना है कि इस हादसे का गहरा असर उनके दिमाग पर हुआ। लगातार शवों और घायलों को निकालने की वजह से एनडीआरएफ के जवानों में अलग अलग लक्षण नजर आने लगे थे।
एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक कुछ जवानों को पानी खून की तरह दिख रहा है, जबकि कुछ को भूख लगनी बंद हो गई। हालांकि इन लक्षणों के दिखने के बाद जवानों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इस बीच अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अटलांटिक महासागर में 93 दिन तक पानी के अंदर रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्हें एक रिसर्च के लिए समंदर की गहराई में भेजा गया था और वो 93 दिनों के बाद बाहर निकले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जोसेफ डिटूरी को एक रिसर्च के लिए इतने दिनों तक पानी के अंदर रखा गया, जिसके बाद ये दावा किया गया कि पानी में रहने की वजह से उनकी बीमारियां घटने के साथ ही उनके जीने की क्षमता करीब 10 साल और बढ़ गई। और उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर के अंदर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर में रहने का रिकॉर्ड 73 दिन का था, जिसे जोसेफ डिटूरी ने तोड़ दिया। उधर इजरायल ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो ईरान के किसी भी हथियार का जवाब दे सकता है। एक रोज पहले ही ईरान ने आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया, लेकिन इजरायल ने ईरान के उस दावे को हंसी में उड़ा दिया। वहां के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो उसके किसी भी हथियार का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की रफ्तार से करीब 15 गुना तेज उड़ सकती है और उसे कोई डिफेंस सिस्टम हरा नहीं सकता। जिसके बाद ये माना गया कि ईरान ने एक साथ अपने दो दुश्मनों इजरायल और अमेरिका को डराने का काम किया। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। इजरायल के विदेश मंत्री साउथ कोरिया दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत करते हुए यह बयान दिया और दो टूक कह दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को दूसरा उत्तर कोरिया नहीं बनने देगा। पश्चिमी मीडिया कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को है और अमेरिका इजरायल का दोस्त है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कई तरह के बैन लगा चुका है ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल न कर सके। इसीलिए इजरायल ईरान को रोकने की जिद पर अड़ा है। वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उत्तर कोरिया की तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि किम अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी लगातार परमाणु परीक्षण करने से बाज नहीं आते हैं। इसलिए इजरायल ने साफ कर दिया कि वो ईरान को उत्तर कोरिया की तरह मनमानी नहीं करने देगा। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में भगवा मार्च के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके विरोध में एक पक्ष ने अहमदनगर के संगमनेर इलाके में भगवा मार्च निकाला, जिसके बाद दोनों गुट दोबारा आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने जानकारी दी कि जैसे ही संगमनेर से कुछ दूर मौजूद सामनापुर तक मार्च पहुंचा, कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दूसरी तरफ के लोगों ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और उनके शीशे टूट गए। जबकि पथराव के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और बवाल शांत कराया। सामाजिक तत्व है, एक दो जो गाड़ी है त्यांचे काचे वगैरह फोड़ले हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर बिहार के दरभंगा में पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान थाने में रखी कुर्सियों और फाइलों के साथ साथ दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों ने शुभंकरपुर थाने के कुछ पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि जब कई बार शिकायत करने के बाद भी आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। भीड़ जो आया है अनलीगल आया है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। भड़के हुए लोगों ने थाने का घेराव कर देर रात तक हंगामा किया। हालात इतने बिगड़ गए कि मदद के लिए आसपास की चौकियों से पुलिस बुलानी पड़ गई, जिसके बाद लोगों को शांत कराया जा सका। इस बीच भारत जल्द ही जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां खरीद सकता है, जिसके लिए जर्मनी के साथ उसकी डील लगभग पूरी हो चुकी है। इस बात के संकेत भारत दौरे पर पहुंचे जर्मनी के रक्षा मंत्री ने दिए, जिसके बाद भारत को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलने का रास्ता साफ हो गया। और इन पनडुब्बियों के मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जर्मनी से करार के बाद मिलने वाली आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां कई मायनों में बेहतर हैं और दुश्मनों को चकमा देने में भी ये पनडुब्बियां माहिर होती हैं। इन पनडुब्बियों में एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसकी वजह से पानी में इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये 400 मीटर की गहराई से टारगेट करने की क्षमता रखती है। जर्मनी की इस पनडुब्बी को पाने के लिए भारतीय नौसेना पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी, यानी इस करार के बाद नौसेना का इंतजार खत्म हो जाएगा। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हनुमान मंदिर में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। मंदिर परिसर में इससे जुड़े बोर्ड भी लगाए गए ताकि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड के बारे में बताया जा सके। मंदिर परिसर में जो बोर्ड लगाए गए उनमें भक्तों से पूरे कपड़े पहनकर दर्शन के लिए आने को कहा गया।
कि मंदिर के अंदर भी ये बोर्ड लगाया गया है, अलग अलग जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में स्कर्ट, टॉप और कटे फटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मंदिर कमेटी के मुताबिक कुछ भक्त मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया गया। उधर कनाडा में पढ़ाई करने गए करीब 700 भारतीय छात्रों पर वहां से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उन्हें जल्द वहां से भारत भेजा जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि छात्रों ने फर्जी ऑफर लेटर के जरिए वहां एडमिशन लिए। इसलिए कनाडा में पढ़ाई करने गए करीब 700 छात्रों पर वहां से निकाले जाने की तलवार लटक रही है। हालांकि वहां की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। छात्रों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली वो धरने पर बैठ गए। छात्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो फर्जीवाड़े के शिकार हो गए। इस मामले को लेकर पंजाब कैबिनेट में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी भी लिखी ताकि मामले को सुलझाया जा सके। इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो के 5 देशों ने रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो के इस कदम से रूस की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रूस की सीमा के पास नेटो ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट उड़ाया और यह साफ कर दिया अगर पुतिन ने नेटो देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में पुतिन कई बार नेटो देशों पर हमले की धमकी दे चुके हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इस संगठन में शामिल 5 देश अमेरिका, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड और चेक गणराज्य ने एक साथ मिलकर रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। रूस को ताकत दिखाने के लिए इन 5 देशों ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हवा में उड़ाए। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। यानी नेटो देशों ने इस अभ्यास के जरिए रूस को अपनी वायुसेना की ताकत दिखा दी। नॉर्वे के एयरबेस पर हो रहे इस अभ्यास को डिफेंडर 23 नाम दिया गया, जिसकी मेजबानी नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो जल्द ही अपना सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और आशंका जताई गई कि नेटो के सैन्य अभ्यास से यूरोप और अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप पड़ सकता है। क्योंकि दावा है कि एयर डिफेंडर नाम की इस ड्रिल में नेटो के 25 सदस्य देशों के करीब 250 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और इस दौरान उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर 2000 से ज्यादा बार उड़ान भरी जाएगी। लेकिन दावा किया गया कि इन ताबड़तोड़ उड़ानों की वजह से यूरोप और अमेरिका से आने वाले नागरिक विमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका जताई गई कि इस ड्रिल की वजह से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ सकता है। नेटो की एयर डिफेंडर ड्रिल 12 जून से 23 जून तक चलेगी। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। सूरजमुखी की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग कर रहे किसानों ने एक दिन पहले नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर किसानों को हाईवे से खदेड़ दिया था। अगले दिन किसान फिर इकट्ठा हो गए और हाईवे पर पहुंचने वाले एक लिंक रोड पर जम गए। किसानों ने सरकार को बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे। किसी भी फसल के लिए एमएसपी एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार तय करती है। सरकार उसी कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सूरजमुखी की फसल को सरकार एमएसपी से कम कीमत पर खरीद रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां दलित समुदाय के एक दूल्हे की बारात के दौरान लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस के मुताबिक दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में बारात निकाली जा रही थी, लेकिन दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने की वजह से वहां दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और गुस्साए लोगों ने दलित समुदाय के दूल्हे समेत बारातियों पर पथराव कर दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों के साथ कई अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी और उनसे पुलिस की झड़प हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर 7 साल बाद सऊदी अरब में ईरान का दूतावास खुल गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ही बहाल हो गए। यानी 7 साल बाद ही सही दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई पट गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का दूतावास खोल दिया गया, जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री अली रेजा बेगदली ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 2016 में टूट गए थे। असल में तब सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु और 46 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर दोनों ने साथ आने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब पहुंचकर उसकी इजरायल से दोस्ती कराने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका बीते कुछ वक्त से अपने पुराने साथियों इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने में जुटा है और उस कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बताया गया कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य करने का मुद्दा भी छेड़ दिया। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश इस विषय पर तब तक बात करते रहेंगे जब तक कोई हल न निकल जाए। इजरायल और सऊदी अरब अमेरिका के तो दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन हैं।
क्योंकि इजराइल की फिलिस्तीन से लड़ाई है और सऊदी अरब की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के खुद अपने ही रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता कितनी कामयाब होगी इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ब्रिटेन ने चीन में बने उपकरणों को अपने यहां सरकारी इमारतों से हटाने की तैयारी कर ली। बताया गया कि जिन उपकरणों को हटाया जाएगा उनमें सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं, क्योंकि ब्रिटेन को यह डर है कि चीन अपने उपकरणों के जरिए उसकी जासूसी कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए ब्रिटेन में सरकारी दफ्तरों से चीन में बने उपकरणों को हटाने की तैयारी कर ली गई। असल में चीन पर ब्रिटेन लगातार जासूसी करने का आरोप लगाता आया है। ब्रिटेन ने इस साल मार्च में सरकारी मोबाइल फोन पर चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी कड़ी में उसने चीन में बने उपकरणों के इस्तेमाल को कम करने का फैसला लिया। इस बीच ब्रिटेन ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो उसकी जमीन पर बने गुप्त पुलिस स्टेशनों को बंद कर दे। ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें साफ कह दिया गया कि चीन उसकी जमीन पर बने अपने गुप्त पुलिस स्टेशन तुरंत बंद कर दे। ब्रिटेन ने इसके लिए चीन के दूतावास को चेतावनी भी दी, जिसके बाद वहां बने पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया गया। असल में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की मुलाकात करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें पहलवानों ने अपनी मांगें खेल मंत्री के सामने रखी। और मुलाकात के बाद बाहर आने के बाद पहलवानों ने बताया कि वो 15 जून तक आंदोलन वापस लेंगे, यानी 15 जून तक पहलवान किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं। खिलाड़ियों को आश्वासन मिला कि उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही खेल मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि 30 जून तक कुश्ती संघ के चुनाव करवा लिए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में दरारें दिखाई दी। और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं, तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बीच इजरायल ने उन 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली थी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले ही सेना के बेस से ये गोलियां चुराई गईं, जिसके बाद इजरायल की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि इजरायल की सेना के एक बेस में बड़ी आसानी से सेंध लगा दी गई थी। वहां से इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां गायब कर दी गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इजरायल की मीडिया के मुताबिक सेना के बेस से कुल 26,000 गोलियां चुरा ली गई थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां चुराने वाले की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से चुराई गई 26,000 गोलियां भी बरामद कर ली गई। हालांकि इजरायल की सेना के बेस से चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले उसकी सेना के कई जवानों ने ही हथियारों की चोरियों को अंजाम दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के एक लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने पर फिनाइल पी ली। उसकी मां ने उसे पबजी गेम खेलने से रोका तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने घर में रखी फिनाइल पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़के की मां ने बताया कि वो काफी देर तक मोबाइल फोन में पबजी गेम खेल रहा था, जिसके बाद उन्होंने कई बार उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसे डांट दिया गया, जिससे नाराज होकर लड़के ने घर में रखा फिनाइल पी लिया। मम्मी ने पबजी खेलने के लिए मना किया था। फिनाइल पीने के बाद लड़के की हालत बिगड़ने के बाद उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। उधर अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में हवाई जहाज में एक लड़की के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि 25 साल की उस लड़की ने शराब पी रखी थी और वो एक दूसरे यात्री को परेशान कर रही थी। प्लेन उड़ने ही वाला था, लेकिन लड़की की वजह से उसे वापस एयरपोर्ट गेट पर लाना पड़ा और उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि सामने आए वीडियो में दिखा कि वो लड़की अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसे उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसकी सीट से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हथकड़ी पहनानी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। इधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है।
क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन लद्दाख से लगने वाले विवादित हिस्से अक्साई चिन में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में वहां चोरी छिपे तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया, लेकिन उसका ये राज उन सैटेलाइट तस्वीरों से खुल गया जो अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आई। इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया कि चीन अक्साई चिन के इलाके में सड़कें, हेलीपैड और बंकर बनाने के काम में जुटा है। अक्साई चिन वो इलाका है जो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, पर पहले चीन ने वहाँ चोरी छिपे सड़कें बनाई और 1962 में उस इलाके पर कब्जा जमा लिया। और तभी से इस इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। यही वजह है कि चीन जानबूझकर यहाँ अपनी सेना के अड्डे बढ़ा रहा है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। उधर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि पिछले साल रूस की जिन नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में धमाके हुए थे उन्हें यूक्रेन उड़ाने की फिराक में था और अमेरिका को उसके प्लान की सारी जानकारी पहले से ही थी। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट ने लीक हुई खुफिया जानकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी कि अमेरिका को यूक्रेन के प्लान की भनक पिछले साल जून में ही लग गई थी और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में धमाके हुए थे। उसके 3 महीने बाद सितंबर में रूस से गैस लेकर नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 दो पाइपलाइनें बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती हैं। पिछले साल सितंबर में स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में उनमें धमाके हुए थे। वो धमाके कैसे हुए और किसने कराए ये अब तक पता नहीं चल पाया। मामले की जांच चल ही रही है, मगर अमेरिका उन धमाकों के लिए रूस पर शक जताता है और रूस अमेरिका और उसके दोस्तों पर ठीकरा फोड़ता है। यूक्रेन पर तो कभी किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। इधर दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की रूस के मगदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया के मुताबिक उस विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के बाद उसका रूट बदलना पड़ा और उसे रूस के मगदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। एयर इंडिया के इस विमान में 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर समेत 232 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। एयरलाइन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 6 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसका रूट बदलना पड़ा और उसे रूस के मगदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। इस बीच दिल्ली के जामिया नगर इलाके में संदूक से 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिनकी उम्र 8 और 6 साल थी। बच्चों के शव मिलने के बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, क्योंकि परिवार ने बच्चों की हत्या कर शव संदूक में रखे जाने का आरोप लगाया। बताया गया कि बच्चों ने दोपहर करीब 3 बजे अपने माता पिता के साथ खाना खाया और वो खेलने चले गए। जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटे तो परिवार ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद दोनों का शव छत पर लकड़ी के एक संदूक से मिला। मारे गए दोनों बच्चे भाई बहन थे। इसमें बच्चे नीरज की उम्र 8 साल तो उसकी बहन आरती की उम्र 6 साल बताई गई। संदूक देखा तो अजीब सा है, मैं यही सोच रही हूँ कि किसी ने मार के ही फेंका है, उसको कुछ भी नहीं, बच्चे को मारा है। पुलिस ने शुरुआती जांच में मामले को हादसा बताया, क्योंकि बच्चों के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। उधर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। इस दौरान अमेरिका ने चीन पर जंग के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा में तैनात अमेरिका के जहाज को गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसका मतलब साफ है कि चीन अमेरिका के साथ जंग चाहता है। ऐसे में अमेरिका भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने बयान दिया कि चीन ने पिछले 10 दिन में 2 बार ऐसी उकसाने वाली हरकत की जिसे अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि इससे 2 दिन पहले चीन और अमेरिका ने बातचीत पर सहमति जताई थी। लेकिन अब अमेरिका और चीन में फिर तनाव बढ़ गया। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसके लिए प्रशासन और NDRF की टीमें जुट गई, साथ ही सेना की मदद भी ली गई। लेकिन बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। बताया गया कि बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बिना देरी किए बच्ची को बचाने का काम शुरू कर दिया। मशीनों की मदद से बोरवेल के पास में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर कैमरे से बोरवेल में बच्ची कितनी गहराई में गिरी इसका पता लगाया गया। इसके बाद उसमें एक रस्सी गिराई गई, जिससे बच्ची को ऊपर खींचने का काम शुरू किया गया। लेकिन अंदर अंधेरा होने की वजह से बच्ची को बाहर खींचना आसान नहीं था। उधर अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने गए पाकिस्तान के पत्रकार जहान जैब अली की अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर बोलती बंद कर दी। इससे पहले पाकिस्तान की महिला पत्रकार अस्मा खालिद ने भी भारत के खिलाफ अमेरिका में एजेंडा चलाने की कोशिश की थी और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए थे, जिसका अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने करारा जवाब दिया था। जिसके बाद एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक और पत्रकार जहान जैब अली ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की और मानवाधिकार पर सवाल पूछा। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फिर से उनकी बोलती बंद कर दी। अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, यानी पाकिस्तानी पत्रकारों की भारत के खिलाफ एजेंडे वाली चाल काम नहीं आई।
इस बीच ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को यूक्रेन की तरह स्वीडन भी आतंकी संगठन मानेगा। इससे पहले यूक्रेन की संसद ने IRGC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे आतंकी संगठन करार दिया था, जिसके बाद स्वीडन भी यूक्रेन की राह पर चलने की तैयारी में है। वो भी ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन का दर्जा देगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद स्वीडन का ये कदम यूरोप के कई देशों की प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि यूरोप के कई देश रूस की मदद करने पर ईरान से बेहद नाराज थे और वो नहीं चाहते कि ईरान अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन समेत दूसरे हथियार पुतिन की सेना को दे। उनका आरोप है कि ईरान के घातक हथियारों की वजह से ही यूक्रेन में सैकड़ों लोगों की जान गई। इसी वजह से वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर पाकिस्तान में शहबाज सरकार के फैसले के बाद वहां के बाजार रात के 8 बजते ही अंधेरे में डूब जाएंगे, क्योंकि दावा है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जिस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक बिजली संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने 1 जुलाई से सभी बाजारों और दफ्तरों को रात में 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दे दिया। अगर ऐसा हुआ तो रात के 8 बजते ही पाकिस्तान के बाजार अंधेरे में डूब जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के व्यापारियों ने शहबाज सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार पहले भी इस तरह के कई फैसले ले चुकी है, लेकिन उनसे बिजली संकट का कोई भी समाधान नहीं निकला। इधर आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में बना अपना एक होटल किराए पर देने का फैसला कर लिया। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल अपने दूतावास चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं और इसीलिए वो अपनी संपत्तियां बेचकर या किराए पर देकर पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने न्यूयॉर्क में बने अपने मशहूर होटल रूजवेल्ट को 3 साल के लिए किराए पर देने की डील फाइनल की है। इस डील से पाकिस्तान को $22 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1750 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस डील के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर प्रशासन पाकिस्तान के होटल को 3 साल तक चलाएगा और बाहर से आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगा। इधर अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास कई UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि अमेरिका के पास कई UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, मतलब उड़ने वाले ऐसे यान हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ग्रहों से हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 500 UFO देखे गए, जो माना जाता है कि दूसरे ग्रहों से आए यान थे। इस बीच अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी डेविड चार्ल्स ने यह दावा कर हड़कंप मचा दिया कि जमीन पर उतरे कुछ UFO ढूंढने में अमेरिका को कामयाबी मिल गई, जिन्हें अमेरिका ने कहीं छिपा दिया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि कुछ UFO हादसे का शिकार भी हुए, जिनका मलबा इकट्ठा कर अमेरिका ने रिसर्च भी की। इधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के पोस्टर पर अडोल्फ हिटलर जैसे मूछें बनाने पर एक नाबालिग लड़की को जेल में डाल दिया गया। पश्चिमी मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में हाल के दिनों में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इसी दौरान प्रचार के लिए एर्दोआन के कई पोस्टर लगाए गए थे और आरोप है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के इसी पोस्टर पर 16 साल के एक लड़के ने कलम से हिटलर की मूंछें बना दी। साथ ही ये भी आरोप है कि उसने पोस्टर पर आपत्तिजनक बातें भी लिख दी। बताया गया कि जहां एर्दोआन के पोस्टर लगे थे, उस जगह पर लगे CCTV कैमरे की मदद से नाबालिग लड़के की पहचान कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि पुलिस की पूछताछ में उसने पोस्टर पर मूंछें बनाने की बात कबूल कर ली, जिसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने उसे राष्ट्रपति एर्दोआन के अपमान का दोषी पाया और जेल भेजने का आदेश दे दिया। इधर मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के एक सरकारी हॉस्टल से 19 साल की एक छात्रा का शव मिला। पुलिस ने हत्या का शक हॉस्टल के ही एक सिक्योरिटी गार्ड पर जताया, लेकिन कुछ ही देर बाद रेलवे ट्रैक पर उसका शव भी मिल गया, जिससे हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत की गुत्थी और उलझ गई। पुलिस मरीन ड्राइव इलाके में मौजूद सरकारी हॉस्टल में एक छात्रा की मौत की सूचना पर वहां पहुंची थी। पुलिस ने जानकारी दी कि छात्रा का कमरा बाहर से लॉक था और उसका शव अंदर बेड पर पड़ा था। जांच के दौरान पुलिस को छात्रा के शव के पास एक दुपट्टा भी मिला, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या का शक हॉस्टल के ही सिक्योरिटी गार्ड ओम प्रकाश कनौजिया पर जताया, जो घटना के बाद से फरार बताया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी बॉडी उसके रूम में पाई गई थी। गायब सिक्योरिटी गार्ड ओम प्रकाश की तलाश में जुटी पुलिस को कुछ देर बाद उसकी मौत की भी खबर मिली। पुलिस के मुताबिक उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इस बीच पंजाब के मोहाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक नकाबपोश आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में आग लगा दी। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आदमी उस कार को आग के हवाले करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी कुछ लोग एक और कार से वहां पहुंच गए। इसके बाद उस कार से एक नकाबपोश आदमी निकला और उसने सड़क किनारे खड़ी कार पर केमिकल डालकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वाला जीवा 90 के दशक में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था।
लेकिन बाद में उसने उसी दवाखाने के मालिक को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो कई गैंग में रहा, लेकिन बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में नाम सामने आने के बाद जीवा अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसे इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें 17 में वो बरी हो चुका था। ये नहीं, जीवा ने गैंग भी बना रखा था जिसे वो जेल से ऑपरेट करता था। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ की जिला अदालत में मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास हथियार जुटाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के लिए नए और आधुनिक हथियारों का इंतजाम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को आधुनिक हथियारों का शौक था और उसके इस शौक को पूरा करने में उसकी मदद संजीव जीवा करता था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा गिरोह चलाता था, जिसमें करीब 35 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनके जरिए वो मुख्तार समेत कई लोगों को हथियारों की सप्लाई किया करता था। माना जाता है कि इसी वजह से वो मुख्तार के करीबी लोगों में एक बन गया। लेकिन लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से जीवा को मारने के लिए गोलीबारी हुई, उससे वहां के कई वकील भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सुरक्षा में चूक की वजह से ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा पर फायरिंग हुई। और इसी मुद्दे पर गुस्साए कई वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से ही घटना हुई। हालांकि जैसे ही वकीलों के धरने की खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, वो तुरंत कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को न सिर्फ समझाया बल्कि उन्हें सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। इस बीच लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस गोलीबारी पर सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि यूपी में हत्या की वारदात उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो। अखिलेश यादव के इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। क्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ की कोर्ट में फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुगल शासक औरंगजेब पर अहमदनगर से शुरू हुआ बवाल कोल्हापुर तक पहुंच गया। कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह बवाल अहमदनगर से शुरू हुआ था, जहां औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद इस मुद्दे पर कोल्हापुर में हंगामा शुरू हो गया, जहां औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया। और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ यह बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया।
और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया ना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब दोपहर के वक्त संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और तभी घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोर्ट परिसर में अचानक गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच गोली लगने से बदमाश संजीव जीवा और एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायल हालत में जीवा को इलाज। दक्षिणी यूक्रेन के खरसोन में एक दिन पहले नोवा कखोवका बांध के टूटने के बाद वहां बाढ़ आ गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बांध को बम से उड़ाया, जबकि रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने बांध को निशाना बनाया। हालांकि बांध चाहे रूस ने तोड़ा हो या यूक्रेन ने, अंजाम खरसोन को भुगतना पड़ रहा है। वहां आसमान से एक बूंद नहीं टपकी, लेकिन सामने आई तस्वीरों में खरसोन में हर तरफ बाढ़ से बर्बादी नजर आई। मकान पानी में डूबे दिखे और सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावों ने ले ली। खरसोन में मौजूद नोवा कखोवका बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है, इसलिए बांध भी बहुत विशाल है। वो लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इस हादसे से पहले चेतावनी दी थी कि अगर नोवा कखोवका बांध को कुछ हुआ तो नीप्रो नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है, और खरसोन में हो भी वही रहा है। बांध से बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने खरसोन में नोवा कखोवका बांध के टूटने की जांच शुरू कर दी। नोवा कखोवका बांध खरसोन के उस हिस्से में है जिस पर रूस का कब्जा है, इसलिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने बांध को बम से उड़ाया। और यही वजह रही कि अब ब्रिटेन की सेना और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि क्या वाकई रूस ने ही नोवा कखोवका बांध को धमाका करके तबाह कर दिया। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बांध की तबाही को यूक्रेन की जंग में किसी गैर सैन्य ठिकाने पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि अगर बांध के टूटने के पीछे पुतिन का हाथ सामने आया तो साबित हो जाएगा कि रूस जंग में कितना नीचे गिर सकता है। इधर पंजाब के मोहाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक नकाबपोश आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में आग लगा दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आदमी उस कार को आग के हवाले करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी कुछ लोग एक और कार से वहां पहुंच गए। इसके बाद उस कार से एक नकाबपोश आदमी निकला और उसने सड़क किनारे खड़ी कार पर केमिकल डालकर उसमें आग लगा दी। घटना को अंजाम देकर वो नकाबपोश वहां से फरार हो गया। हालांकि उसने कार में आग क्यों लगाई इसका पता नहीं चल सका। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस वाले के बेटे पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा, जिसमें उसके 2 साथी भी शामिल बताए गए। आरोप है कि तीनों लड़कों ने मिलकर नाबालिग लड़की का अपहरण किया। तीनों आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक पुलिस वाले के बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण किया। घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब लड़की स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इस मामले में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मास्टरमाइंड जो है वो पुलिस वाले का बेटा है, पुलिस वाले भी उसको शेल्टर करें। लोगों ने आरोप लगाया कि वारदात में पुलिस वाले का बेटा शामिल है, इसीलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 2 आतंकी संगठनों से जुड़ी कुछ चिट्ठियां सामने आई, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि उनमें आपस में ही लड़ाई हो गई, जिससे आतंकी संगठनों के बीच हो रहे झगड़े का पर्दाफाश हो गया। असल में कुछ दिनों पहले अनंतनाग जिले में दीपू कुमार नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली थी, जो खूंखार आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा आतंकी संगठन बताया जाता है। लेकिन अब PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने दीपू कुमार की हत्या के लिए KFF की निंदा कर दी, जिससे साफ हो गया कि कश्मीर में आतंक मचाने की कोशिश करने वाले आतंकी आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं शेयर बाजार में तेजी का दिन बना रहा। दिन भर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार करते रहे, जिसके दम पर शेयर बाजार अपने 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,142 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 127 अंकों की बढ़त के साथ 18,726 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का यह स्तर पिछले 6 महीनों में सबसे ऊंचा रहा।
टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, यूटिलिटी, पावर और ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज ईडी को सौंपे। इस मामले में अगले हफ्ते बीजेपी प्रदर्शन भी कर सकती है। और इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह मामला लेकर ईडी के पास पहुंच गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आईटी डिपार्टमेंट में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गहलोत के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री जी भी नहीं बच सकते इसमें। गहलोत पर आरोप लगा कि उन्होंने आईटी विभाग में घोटाला करने वाले अफसर का प्रमोशन किया, जबकि एसीबी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की चिट्ठी जारी की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर और भी कई घोटाले करने का आरोप लगाया। उधर उत्तर कोरिया के हैकरों पर अमेरिका में $3.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी करने का शक है और यह करेंसी चोरी का शक क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग विशेषज्ञों ने जताया, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका में $3.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई बार यह आरोप लगा चुका है कि उत्तर कोरिया उसकी क्रिप्टो करेंसी चोरी करता है, जिसके इस्तेमाल से वो उस पर साइबर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता, जिससे इसके जरिए किसी को भी कभी भी पेमेंट की जा सकती है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जमीन व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जमीन विवाद में कुछ बदमाशों ने पवन नाम के व्यापारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और जैसे ही हमलावरों ने भागने की कोशिश की, वहां मौजूद लोगों ने उनमें एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि बाकी के बदमाश भागने में कामयाब रहे। एक आदमी पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही। बताया गया कि जमीन व्यापारी पवन और कुछ लोग एक खेत के पास जमीन को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक बदमाश ने पवन को पकड़ा और उनके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। चश्मदीदों ने बताया कि बदमाश इसके बाद भी नहीं रुके, बल्कि वो तब तक उन्हें गोलियां मारते रहे जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप पर फ्रांस ने अफ्रीका में क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की फौज ने एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीकी देश माली में शवों को दफनाते नजर आए। और यही वजह है कि फ्रांस की सेना ने वैगनर ग्रुप पर अफ्रीका में क्राइम सिंडिकेट चलाने का बड़ा आरोप लगा दिया। फ्रांस ने दावा किया इसके जरिए वैगनर ग्रुप पुतिन की ताकत को बढ़ा रहा है। और फ्रांस की सेना ने यह भी आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप माली के अलावा अफ्रीका के लिबिया, कैमरून, सूडान, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर जैसे देशों में भी अपना वर्चस्व कायम करने में जुटा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी आशंका जताई कि पिछले साल माली में हुए 500 लोगों के नरसंहार में वैगनर ग्रुप ही शामिल था। इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए और वो तीनों घायल होकर वहीं गिर गए, जबकि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा, जिसके बाद तीनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश। बताया गया कि पुलिस को इन गो तस्करों के बारे में किसी ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी, लेकिन पुलिस को आता देख सभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए। उधर कच्चे तेल की कीमतों पर अमेरिका ने एक बार फिर सऊदी अरब से मदद मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और खबर है कि एंटनी ब्लिंकन ने क्राउन प्रिंस से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला वापस लेने की अपील की। 2 दिन पहले ही कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक हुई थी। इस बैठक में तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला हुआ था। इस संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है और तेल का उत्पादन घटाने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना तय है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए तेल की कीमतें बढ़ना बड़ा झटका देने वाली बात है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह सऊदी अरब को बनाया जाए। पिछले साल यही मांग लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के पक्के दोस्त शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा हो गए। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि उन्होंने इमरान का साथ न छोड़ने का ऐलान किया और वो जल्द इमरान खान से मुलाकात करेगी। यानी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी पीटीआई को छोड़ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी दावा किया था कि वो पार्टी छोड़ चुके नेताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर है कि इमरान खान की पार्टी के करीब 100 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और दावा है कि इनमें कई नेता तो पार्टी छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान भाग गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उन्हें भी 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों की वजह से गिरफ्तार किया गया था।
इधर प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के से पहले वहां उनकी जमकर तारीफ हुई। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले अमेरिका के एक बड़े अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत करने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री की तारीफ की। कर्ट कैम्पबेल बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों में एक हैं और उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन मामलों का जानकार माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर दिया गया उनका बयान अहम है, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान कर्ट कैम्पबेल ने बयान दिया कि दुनिया भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात की ओर देख रही है, क्योंकि भारत विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसकी और भारत की दोस्ती और मजबूत हो। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों से जता दिया कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक पावर प्लांट की चिमनियों को ढहा दिया गया। बताया गया कि पावर प्लांट की चिमनियां काफी पुरानी थी, जिसकी वजह से उनमें दरारें पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से चिमनियों के गिरने का खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से उन्हें वक्त रहते बारूद लगाकर ढहा दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जोरदार धमाके के बाद चिमनियां गिरती नजर आईं। वीडियो में दिखा कि पहले धमाके से एक चिमनी गिरी और फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरी चिमनी भी धराशायी हो गई। चिमनियों के ढहने के बाद वहां धूल का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि चिमनियों के ढहने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बताया गया कि जोरदार धमाके की वजह से आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उधर अमेरिका में नाबालिग को सिगार देने से मना करने पर वहां एक दुकान के कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। इस घटना में वहां काम करने वाले 2 कर्मचारी भी घायल हो गए। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग स्टोर के अंदर मारपीट करते दिखाई दिए। इस दौरान एक आरोपी स्टोर के काउंटर पर चढ़कर वहां रखे सामान को उठाकर कर्मचारियों की ओर फेंकता नजर आया। टेक्सास पुलिस के मुताबिक स्टोर के कर्मचारी ने कम उम्र की एक लड़की को सिगार देने से मना कर दिया था, जिससे नाराज उस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ वहां बवाल खड़ा कर दिया। पहले उनके साथ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते वो लोग स्टोर कर्मचारी पर टूट पड़े। इसी दौरान स्टोर में मौजूद एक आदमी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। हालांकि पुलिस केस दर्ज कर वीडियो में दिख रहे आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया गया कि कुछ बंदूकधारी स्कूल के अंदर घुसे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 आदमियों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। खबर है कि फायरिंग उस वक्त हुई जब स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित स्कूल से बाहर निकाल लिया गया। Heard the gunfire. It was obviously chaos. We had hundreds of people in Monroe Park. वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही हाई स्कूल को घेर लिया गया और बाकी हमलावरों की तलाश में वो जुट गई। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी जासूसी सैटेलाइट बनाएगा। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसकी अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को कड़ी टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका भी जल्द जासूसी सैटेलाइट बनाएगा, जिससे उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि किम जोंग उन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। दावा तो ये भी किया गया कि इस जासूसी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच रूसी सेना ने बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर में एक साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका समेत नेटो देशों को पुतिन की कड़ी चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि बाल्टिक सागर में ही नेटो के कई देश इन दिनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच उनके सबसे बड़े दुश्मन पुतिन की सेना भी वहां पहुंच गई। वो भी एक साथ 40 युद्धपोतों, परमाणु बॉम्बर और 25 से ज्यादा फाइटर जेट लेकर, जबकि अमेरिका की अगुवाई में नेटो के कई देश बाल्टिक सागर में पहले से ही जुटे हैं। वो भी 50 युद्धपोतों और 45 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना के साथ समंदर में कभी भी उनका सामना हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि रूस बाल्टिक सागर के अलावा प्रशांत महासागर में भी अपना दम दिखा रहा है। वहां उसके युद्धपोत और एयरक्राफ्ट जापान के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इधर कनाडा के जंगलों में लगी आग ने अमेरिका तक हाहाकार मचा दिया, जिसके बाद कनाडा और अमेरिका के कुछ इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, क्योंकि कनाडा में लगी आग की जद में 1 या 2 नहीं बल्कि 223 जंगल हैं। मतलब कनाडा के ज्यादातर इलाकों में आग ने तांडव मचा दिया, जिसकी वजह से कनाडा और अमेरिका के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। कनाडा की राजधानी ओटावा के हालात तो बेहद खराब हो गए। वहां सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी, जिसके बाद कई लोग तो ओटावा छोड़कर चले गए। यही नहीं, बढ़ते प्रदूषण की वजह से कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में लोगों को गंभीर बीमारी होने लगी। न्यूयॉर्क में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और डॉक्टरों ने भी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। It's all over the place. You go outside, you smell it. It's even with just opening a window for a few seconds. पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आग की वजह से करीब 84 लाख एकड़ में फैला जंगल राख हो गया। यही नहीं, इस आग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघलने लगी
उधर अमेरिका के मेक्सिको में एक बार फिर बैग में शव के टुकड़े मिलने से सनसनी मच गई। इस बार पुलिस को ग्वादलखारा के कॉल सेंटर से लापता हुए 8 लोगों के शव मिले, जिनके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बैग में भर दिया गया था। मेक्सिको पुलिस के मुताबिक मेक्सिको के ग्वादलखारा के ये 8 लोग पिछले हफ्ते से लापता थे, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। लेकिन हफ्ते भर बाद इन लोगों के शव बैग में बंद मिले, जिनमें 6 पुरुष और 2 महिला कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग ग्वादलखारा के एक कॉल सेंटर में नौकरी करते थे और 31 मई से लापता थे। इससे पहले मेक्सिको में ही शवों के टुकड़ों से भरे करीब 45 बैग बरामद हुए थे, जिससे वहां हड़कंप मच गया था। उधर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के बयान पर ईरान भड़क गया, क्योंकि अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से मना कर दिया, जिस पर ईरान का खून खौल उठा। क्योंकि ईरान का पड़ोसी देश अजरबैजान उसके कट्टर दुश्मन इजरायल से दोस्ती बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इजरायल के राष्ट्रपति अजरबैजान गए थे, जिसने ईरान के जले पर नमक छिड़क दिया और वो अजरबैजान से चिढ़ गया। ईरान ने बयान भी जारी किया और अजरबैजान से कहा कि उसे इजरायल से डरना चाहिए, न कि ईरान से, क्योंकि इजरायल एक झूठा देश है। यानी ईरान को अपने पड़ोसी अजरबैजान की इजरायल से दोस्ती रास नहीं आ रही। 2022 में तो अजरबैजान और ईरान की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई थी कि अजरबैजान ने तेहरान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया था और ईरान के 4 राजनयिकों को देश से निकाल दिया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवाद फैलाने और एक दूसरे को परेशान करने का आरोप लगाते हैं। इधर राजस्थान के सीकर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार लोग जोधपुर से आ रहे थे, तभी कार नेशनल हाईवे 58 पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। बताया गया कि यह भीषण हादसा सीकर में फतेहपुर से सालासर जाने वाली सड़क पर हुआ, जिसके बाद ट्रक कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखचे उड़ गए और आसपास कार के शीशे टूटकर बिखर गए, जबकि उसमें सवार 4 लोगों की जान चली गई। वहीं चकनाचूर हुई कार को क्रेन की मदद से वहां से हटाया गया। आइडेंटिफाइड हो गए हैं, लेकिन अगर पोस्टमार्टम करवा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, लेकिन ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने वीडियो ऐप टिकटॉक के जरिए हांगकांग के लोगों की जासूसी की। इसके लिए चीन ने टिकटॉक ऐप के डेटा का इस्तेमाल किया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस जासूसी की जानकारी टिकटॉक के ही एक पूर्व कर्मचारी ने दी। उसने टिकटॉक ऐप के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने हांगकांग के कार्यकर्ताओं का डेटा चीन से साझा किया और आरोप है कि चीन की सेना ने इस डेटा का इस्तेमाल 2018 में हुए हांगकांग के आंदोलन को दबाने के लिए किया। इससे पहले भी कई देश टिकटॉक के जरिए चीन पर डेटा चोरी का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि टिकटॉक ने इन आरोपों को गलत बताते हुए साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का डेटा चीन की सरकार के साथ साझा नहीं कर रहा। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के बारे में पढ़ाए जाने के समर्थन में 123 रिटायर्ड अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले अपने सिलेबस में बदलाव किया और सावरकर को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शामिल किया गया, जिसके समर्थन में 123 रिटायर्ड अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी, जिनमें रिटायर हो चुके कई बड़े सरकारी अधिकारी और सेना के अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाने और सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का समर्थन किया। उधर इजरायल में फ्लाइंग टैक्सी का टेस्ट सफल हो गया। ये टेस्ट इजरायल की 11 कंपनियों ने किया, जिसमें फ्लाइंग टैक्सी ने 200 किलो से ज्यादा वजन लेकर 30 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इस दौरान फ्लाइंग टैक्सी में 2 लोग सवार रहे, जिन्हें लेकर इजरायल की फ्लाइंग टैक्सी ने उड़ान भरी। लेकिन इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि 11 कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फ्लाइंग या ड्रोन टैक्सी का टेस्ट करने का टास्क दिया गया था, जो सफल रहा और बिना पंखों वाली फ्लाइंग टैक्सी ने 200 किलो से ज्यादा वजन लेकर 30 किलोमीटर तक उड़ान भरी। ट्रायल का अगला फेज कुछ महीने बाद शुरू होगा, जिसमें फ्लाइंग टैक्सी इस बार से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भरेगी। इधर गुजरात के कच्छ में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया। आरोप है कि कच्छ जेल में बंद एक महिला अपने पति के साथ मिलकर हनी ट्रैप का जाल बिछा रही थी, जिसका शिकार होने पर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। इससे नाराज लोगों ने एक रैली निकाली और जिले के एसपी को ज्ञापन दिया, क्योंकि दावा है कि आत्महत्या करने वाला आदमी हनी ट्रैप का शिकार हो गया था और उससे 4 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पैसे न देने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का एक केस भी दर्ज करा दिया गया था, जिससे तंग आकर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद नाराज लोगों ने रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और जिला एसपी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस के मुताबिक हनी ट्रैप का यह गिरोह कच्छ की जेल से लोगों को निशाना बना रहा था, जिसे मनीषा गोस्वामी नाम की महिला अपने पति के साथ चला रही थी। जानकारी के मुताबिक मनीषा गोस्वामी नाम की यह महिला बीजेपी के एक पूर्व विधायक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उधर इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान से मिल रही धमकियों के बीच उनके देश का ईरान से लड़ना आसान नहीं होगा। इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक अगर जंग होती तो उसमें चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह समेत ईरान के कई सहयोगी कूद पड़ेंगे। और दावा है कि इजरायल को उन सभी से एक साथ निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजरायल ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान साफ कर दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल हमलों के खिलाफ इजरायल चुप नहीं बैठेगा।
नेतन्याहू ने ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कही। इस बीच उत्तर कोरिया में भूख से लोगों के मरने की खबरों के बीच किम जोंग उन ने छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को खेती के काम में लगा दिया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के कई हिस्से इस वक्त अनाज की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि वहां के तानाशाह किम अपने लोगों की परेशानी से मुंह मोड़ कर बैठे हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने पर है। इसी वजह से वो लगातार मिसाइलों का परीक्षण करते हैं जिन पर भारी खर्च आता है। जबकि खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया इस वक्त अनाज के भीषण संकट से जूझ रहा है, लेकिन किम ने इस समस्या के हल के लिए भी तानाशाही रवैया ही दिखाया। खबर के मुताबिक उन्होंने आदेश दिया कि छात्र और सरकारी कर्मचारी अब खेतों में जाकर काम करेंगे और इसके लिए उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के एक दल को दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक प्रांत में काम करने के लिए भेज भी दिया गया। इधर झारखंड के बोकारो में एक ट्रैक्टर उस वक्त रेलवे ट्रैक और फाटक के बीच फंस गया जब वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर से सावधानी बरतते हुए सही समय पर ब्रेक लगा दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचे और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को वहां से निकाला, जिसके बाद दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर रवाना हुई। बताया गया कि ट्रेन के आने की जानकारी मिलने के बाद गेटमैन ने फाटक गिराने में देरी कर दी थी। इस पूरे मामले में रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन की लापरवाही सामने आई, जिसे सस्पेंड कर दिया गया। उधर बिहार के बेगूसराय जिले में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। क्योंकि वो एक मकान मालिक और किराएदार के बीच हो रही मारपीट का मामला सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दोनों तरफ से हुई मारपीट में कई लोगों को चोट आई। इस दौरान गोली भी चली, जिसके बाद माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई और दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ते हुए थाने ले गई। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में अचानक हुई तेज बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ गिर गए, जिससे कई जगह लंबा जाम लग गया और पेड़ गिरने से कई गाड़ियां भी दब गईं। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, लेकिन पुलिस की मदद से गाड़ियों को निकाल लिया गया। आंधी आई थी और ये पेड़ टूट के गिर गया है। हमारी 3 गाड़ी खड़ी हुई थी, तीनों दबी हुई है। तेज आंधी तूफान और जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। उधर यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न आयरलैंड में नीलामी के दौरान हिटलर की एक खास पेंसिल 5,400 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 5.5 लाख रुपए में बेची गई। हालांकि उस पेंसिल को इससे 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचे जाने का अनुमान जताया गया था, क्योंकि नीलामी करने वाली ब्लूमफील्ड ऑक्शन नाम की संस्था के मुताबिक हिटलर की ये पेंसिल बेहद खास है, जिसे हिटलर की प्रेमिका इवा ब्राउन ने उसके 52वें जन्मदिन पर उपहार के तौर पर दिया था। चांदी की इस पेंसिल के ऊपरी हिस्से पर AH लिखा है, जिसमें A का मतलब एडोल्फ और H का मतलब हिटलर बताया गया। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में हुई इस नीलामी में हिटलर से जुड़ी दूसरी कई चीजें भी नीलाम की गई। हर शटर पर आज फिर ताले नजर आए, हर शटर पर आज फिर ताले नजर आए, फिर कवायद में पुलिस वाले नजर आए। सौबात की एक बात कही अशोक ने, धूल की परतें दिखी संवेदनाओं पर, आदमी की सोच पर जाले नजर आए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।